ये जनरल मिस्टेक्स होती टास्क में, जैसे ये सब्जेक्टिव मूड होता है, सब्जेक्टिव टेंस, ये जनरली करा नहीं जाता क्लासेस में, क्योंकि एज इन अगर फिर ना कंफ्यूजन हो जाती बच्चों की प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में, इसमें क्या फ़र्क है, ये सब इंडेफिनिट वगैरह में। तो लेकिन है ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर्मल इंग्लिश में। ये यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए ना जो पास्ट में, ना जो प्रेज़ेंट में, ना फ्यूचर में है, जो सिर्फ़ क्या है रिकमेंडेशंस में है, सजेशंस में है, जो हम चीज़ें चाहते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्टिव मूड, द सब्जेक्टिव मूड। ये इन सिचुएशंस के साथ यूज़ होता है, जैसे सजेस्ट, इंसिस्ट, सॉरी, रेकमेंड, डिमांड, ऐसी वर्ब्स हों। देखो अब इनमें सब में क्या है, मैं कह रहा हूँ, मैं इंसिस्ट में जोर डाल रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, मेरी डिमांड है। ये ना पास्ट में हुआ है, ना ये प्रेज़ेंट में हो रहा है, फ्यूचर का तो वैसे ही कुछ पता नहीं होता। तो जब हमारे कहते हैं मूड्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जब हमारी एज़ इन उन बातों के बारे में बात होती है जो चाहते हैं हो, रादर दैन जो हो रही हैं या हुई थी, उस टाइम पे जो फॉर्मल इंग्लिश माँगती है वो टेंस होता है सब्जेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है इन सिचुएशंस में, जैसे डिज़ायरेबल, इम्पोर्टेंट, इम्पेरेटिव, जिसका मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है। मे बी वाइटल। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो इनसे मिलते वर्ड हैं, सारे के लिए अप्लाई हो जाता है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेनली क्या होता है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं एस या ईएस, जैसे ही ईट्स। लेकिन सब्जेक्टिव के टाइम पे रूल कुछ ऐसा ही है, लेकिन एस ई एस नहीं लगता किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो जैसे वन सेक, तो स्ट्राइक कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं इंसिस्ट करता हूँ कि प्रीत इंग्लिश पढ़े, तो ये कैसे बोलूंगा, एक सेकेंड। आई सजेस्ट, मैंने सजेस्ट ही बोला था कि इंसिस्ट बोला था प्रीत? इंसिस्ट सर। इंसिस्ट, चलो, इंसिस्ट दैट प्रीत स्टडी इंग्लिश। वैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाओ तो क्या बन जाता है, सिंगुलर के कारण प्रीत स्टडीज इंग्लिश, लेकिन मतलब कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो आई इंसिस्ट दैट प्रीत स्टडी इंग्लिश। और इसका नेगेटिव क्या होता है, बस वर्ब के आगे नॉट लगा दो और कुछ नहीं। एक सेकेंड, आई इंसिस्ट दैट प्रीत नॉट स्टडी इंग्लिश। इसको पैसिव, पैसिव चलो बाद में देखते हैं इसका वर्जन। इसको वो एडजेक्टिव्स यूज के करके बता रहा हूँ। इट इज डिजायरेबल दैट राम ईट फूड। वैसे राम ईट्स फूड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट अगेन काफी बार बोल चुका हूँ कि वो चीज ये नहीं है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं हो जाना। इधर क्या आएगा कि इट इज डिजायरेबल दैट राम ईट फूड। पैसिव वर्जन्स क्या होते हैं इनके सब्जेक्टिव के टाइम पे, वो भी लिख देता हूँ। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, थर्ड फॉर्म। जैसे आई रेकमेंड दैट वर्क बी डन। आई रेकमेंड दैट वर्क बी डन। और उसके बाद अगर इसका नेगेटिव बनाना तो बी से पहले क्या कर दो, नॉट लगा दो।
I recommend that work not be done. ये सारा देखो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन, एक चीज और बता दूं सच, सब्जंक्टिव दैट के बाद शुरू होता है, और ये चेंज नहीं होता। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट में आप इंसिस्ट कर रहे थे, प्रेजेंट में इंसिस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में इंसिस्ट करोगे। सब्जंक्टिव वाला पार्ट कहाँ से शुरू होता है? दैट के बाद। तो उसने कहीं चेंज नहीं होना, ये चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे इंसिस्ट की जगह अगर पास्ट की बात हो तो इंसिस्टेड भी आ सकता है कि आई इंसिस्टेड दैट प्रीति स्टडी इंग्लिश, और फ्यूचर में भी आई विल इंसिस्ट दैट प्रीति स्टडी इंग्लिश। वो इंसिस्टेड, विल इंसिस्ट यहाँ आ रहा है। जो सब्जंक्टिव वाला पार्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। क्लियर है सब दोनों को? यस सर। Yes. 2 मिनट लो, रिवाइज करो, फिर मैं एक क्वेश्चन सतपाल में आपको डालूंगा और एक प्रीत को। सतपाल में तुझे इंग्लिश, आप इसकी इंग्लिश बताओ कि मैं डिमांड करती हूँ कि अम, श्याम घर आए। मैं डिमांड करती हूँ कि श्याम घर आए। I demand that Sham should come home. हाँ, देखो ध्यान से। Sham come home. आई डिमांड दैट श्याम कम Home. home। तो इसका बना कि ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आयल्स में 6.5 स्कोर करूं। I important that it's important that sir फिर सामने एक लिखा नहीं एग्जांपल, उसके जैसे बनानी, जैसे इट इज डिजायरेबल वाली लिखी ना, it is it is हाँ इसके important जैसे। that हम्म I I score 6.5 in IELTS. हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई स्कोर 6.5 इन आयल्स। गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक। एक ये जो गलती करते फ्यू और लिटिल वाली, देखो पहले ऐसा करते, डिफरेंशिएट करते फ्यू और लिटिल में। एक सेकेंड।
सबसे ज्यादा ये याद रखना है, जो फ्यू है वो यूज होता है काउंटेबल्स के साथ, चीज काउंट हो सकती हैं, जो चीजें काउंट हो सकती, और लिटिल यूज होता है उनके साथ जो काउंट नहीं हो सकती, जैसे पानी वगैरह। जैसे चेयर्स के लिए मैं क्या यूज करूंगा, फ्यू, और लिटिल के लिए क्या यूज करूंगा, वाटर के लिए क्या यूज करूंगा, लिटिल। और ये काउंटेबल में भी याद रखना, फ्यू प्लूरल वर्जन्स के साथ ही आता है, जैसे चेयर के साथ नहीं आएगा, चेयर्स के साथ आ सकता है। Plural। अब फ्यू की जो कहते हैं सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्यूअर, और थर्ड फॉर्म होती है फ्यूइस्ट। और लिटिल की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेस। लेसर नहीं कहना, उसका मतलब कुछ और होता है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट। तो आप लोगों को पता है कि ये जो सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव है, ये दो में कंपैरिजन के लिए यूज होती है, और जो सुपरलेटिव है जैसे फ्यूएस्ट और लीस्ट, ये दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन के लिए। मैं ये कंपैरिजन वाला पॉइंट क्लियर करता हूँ। प्रीत, अगर एक लड़की तो क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल, उसे कह सकते हैं ना ब्यूटीफुल। हाँ जी सर। उसी तरह सतपाल मैम अगर दो होंगी तो ये कहना हो कि दोनों में से ज्यादा जो ब्यूटीफुल है उसे क्या कहेंगे, मोर ब्यूटीफुल। Yes, sir. और अगर दो से ज्यादा हो, जैसे पांच है, उनमें से एक को कहना है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो क्या होता है, द मोस्ट Most. ब्यूटीफुल। उसी तरह Yes, sir. फ्यू, फ्यूअर, फ्यूइस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो अगर मेरे को कहना है कि इस कमरे में उस कमरे से कम बॉयज हैं, तो वो क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूँ अपने। तो ये तो हो गया अपना। उसी तरह मैं कह सकता हूँ कि देर इज लेस वाटर इन दिस क्लास इन कंपैरिजन टू दैट क्लास। और लीस्ट जब दो से ज्यादा क्लास होंगे, और फ्यूएस्ट जब दो से ज्यादा कमरे होंगे। लेकिन अभी जो मेजर मुद्दा है वो है जो ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो कहते हैं मैंने कम ही देखे हैं कि स्टूडेंट्स यूज करें उसमें ऐसे वगैरह में, लेकिन फ्यू और फ्यू बहुत यूज होता है। इनमें फर्क क्या है, कुछ टीचर्स, इस वीडियो में नाम ना लेना क्योंकि यूट्यूब पे जानी, सम को फ्यू लिखवा रहे होते हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। लेकिन फ्यू का मतलब होता है, चलो मैं इसको टोन की लैंग्वेज से समझाता हूँ, कि फ्यू और अफ्यू में ये फर्क होता है कि फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, और अफ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है। जो मैं फर्क बता रहा हूँ फ्यू और अफ्यू में, वही लिटिल और अ लिटिल में है, बस वो अनकाउंटेबल के लिए हो जाएगा। तो फ्यू जो है, जैसे मैंने कहना है कि प्रीत तेरे पास यार वो पेन है, प्रीत का मन है कि मुझे और पेन नहीं देने, वो उसने ये कहना बहुत ही कम है यार, रहने देना, मैंने देने। तो क्या कहेगी, आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन्स, कम है बहुत यार। लेकिन प्रीत हेल्पफुल है। जैसे सपोज मैं, हम दोनों एग्जाम में बैठे हैं, तो प्रीत के पास चार पेन है, मैं अपना पेन घर भूल भूल गया हूँ, तो ये मेरी हेल्प करने के लिए कहेगी आई हैव अ फ्यू पेन्स, डोंट वरी। तो
उसी तरह जैसे सपोज कहते, हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पानी घर पे खत्म ही हो गया, ना कि नेग्लिजिबल हो गया, तो क्या कहेंगे? देयर इज लिटिल वाटर। और जैसे सपोज मैं प्यासा बैठा हूँ और मेरे को दिलासा दे, उसी पानी की बात कर रहा हूँ, बस टोन चेंज होती है। जैसे सपोज 1 लीटर पानी बचा बस, तो नहाना है, तो क्या कहेंगे? देयर इज लिटिल वाटर, एज इन डोंट वेस्ट इट। लेकिन सपोज मैं प्यासा बैठा हूँ और ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होगा, तो कहेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर, डोंट वरी। तो लिटिल में जो है टोन नेगेटिव रहेगी, अ लिटिल में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो जब हम कहते हैं सम पीपल से दिस, तो हम ये तो ना कहते बहुत कम लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं कुछ लोग। पॉजिटिव टोन में बात कर रहे होते हैं, तो वो सम को किस में चेंज करना होता है? अ फ्यू में, ना कि फ्यू में। समझ गए सतपाल मैम, प्रीत? Yes, sir. Yes, sir. रिवाइज करो, मैं 2 मिनट में क्वेश्चन पूछता हूँ। ओह सॉरी। चलो, इसकी इंग्लिश बनाएंगे सतपाल मैम, कि मेरे को चाय बनानी थी लेकिन बहुत ही कम दूध था। आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हो तो। I had to prepare tea, but there was little milk in the home. वेरी गुड। मैं अगर कुछ गलती मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि मैंने आवाज कर रही थी बीच में। आई हैड टू मेक टी बट देयर was little milk। यही बोला था मैं? Yes, yes, sir. ठीक है। प्रीत, अब तूने बनानी है कि मैं अकेली थी फिर मुझे कुछ लोग दिखे? I was alone, but few people's. What I see, few people's. दोबारा बोल, आवाज कटी सारी। I was alone, हम्म but after that I see some people. After मैं that I सम see करा रहा few हूँ। people. Few, few, फ्यू के few people. अच्छा, बहुत ही कम लोग दिखे, ये बोलना है कि कुछ लोग दिखे, पॉजिटिव बोलना है। तो अ फ्यू। Few, ठीक है. आई वॉज अलोन बट देन आई सो, क्योंकि हमने पॉजिटिव बात करनी ना। अ Okay, फ्यू, sir. और पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। पीपल्स का People. मतलब कुछ और होता है।
पीपल्स हम तब यूज करते हैं जब हमने दो तरह के कहते हैं लोगों में डिफरेंस करना हो। जैसे मैं इंडियंस की बात करूं, मैं पीपल ही कहूंगा। लेकिन अगर मैंने इंडियंस को चाइनीज से डिफरेंशिएट करना है तो क्या कहूंगा, देर आर टू, दीज आर टू पीपल्स। Okay, sir. अच्छा, फॉर्मल इंग्लिश में ये भी याद रखना कि फिश का प्लूरल, मैं ये ऐसे बीच में एक पॉइंट बोल रहा हूँ, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, फिशेस ना लिखा करो। सही इंग्लिश में कह रहा हूँ कि फिश का प्लूरल फिश होता है, फिशेस नहीं। Okay. ठीक है मैम, सतपाल मैम? Yes, sir. Then we can say that there is a many fish in the pool. बिल्कुल। There were. दोबारा बोलना, स्टार्ट पहली एग्जांपल दोबारा बोलना। Like we can say that there were many fish in the pool. परफेक्ट। दिखाता हूँ आपको, देखो एक मिनट। ये इसने लिखा जरूर हुआ है कि प्लूरल फिश और फिशेस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन वही बात कह रहा हूँ, एक होती जनरल इंग्लिश, होती फॉर्मल इंग्लिश। तो एग्जाम में हम जितना फॉर्मल हो सके बेहतर रहता है। ये देखो, सेवरल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी। Yes, sir. उसने देखो क्या लिखा है, सेवरल लार्ज फिश के सेवरल लार्ज फिशेस। In my आवाज कट writing रही or है, speaking. सॉरी मैम। Actually, I knew this that a plural is a fish only, but I never हम्म। use this. So to make use of it, I just asked. नहीं ऐसे, दैट इज फाइन, अगर आपको पता है तो बेस्ट है। मैं वैसे बता रहा हूँ क्लियर करने के लिए, सेवरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। तो देखो उसने क्या लिखा है, सेवरल लार्ज फिश लिव इन द पॉन्ड। बहुत सारी फिश, Yes, फिशेस नहीं लिखा। yes, sir. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। तो ये मेरे को बता, क्रोज के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या सर? कौवे, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ऐसे कॉमेडी के लिए पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा कुछ रेलेवेंस नहीं है इसमें। क्रोज के ग्रुप क्या कहते हैं? क्रोस के ग्रुप को मैनी क्रोस। हाय हाय, बेड़ा करके करते। क्रोज के ग्रुप को कहते हैं मर्डर, मर्डर ऑफ क्रोज, मतलब एक ग्रुप ऑफ क्रोज। रहने दे, मैनी क्रोज। अच्छा, मैं आपको ये समझाने लगा था कि हेयर होता है कि हेयर्स होता है, वो बताता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो इंग्लिश क्या करती है, जब चीजें इकट्ठी होती हैं तो उनको ना वो एज अ मटेरियल काउंट करना शुरू कर देती है, मतलब जो हमारी टेंडेंसी होती है। और जब चीजें अलग अलग होती हैं तब उनका प्लूरल बनाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे कि मैं चीनी की बात करूं, हम
चीनी को एक कहते कलेक्टिव चीज कलेक्टेड चीज मानते हैं, सॉरी कलेक्टिव चीज मानते हैं कि एक कहते एक दाना, फिर दूसरा दाना, तीसरा दाना, चम्मच भर के डालते हैं ना, उसे कलेक्टिव चीज मानते हैं। लेकिन हम लड़कों को, अब जैसे लड़के अलग अलग हैं, वैसे तो शुगर के भी क्रिस्टल्स अलग अलग हैं, लेकिन वो साथ में पड़े होते हैं। मैं पहले बोला था कि लैंग्वेज एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, लाइफ को इजी बनाने के लिए है। ये नहीं है कि कहते एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे रोज के रोज हम। तो चीनी को देखें तो सारे क्रिस्टल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर बॉयज की बात करें तो ऐसा नहीं सारी दुनिया के सारे बॉयज इकट्ठे जुड़ गए हैं। तो इसलिए इंग्लिश क्या करती है कि जो कहते हैं चीजें इकट्ठी होती हैं उनको एक मान लेती है, और फिर इसको क्या कर लेती है, मटेरियल ही मान लेती है एक तरह का, जैसे चीनी। और जब वो अलग अलग होते हैं तो फिर उनको अलग अलग मान के प्लूरल बना देती है। सेम ही केस है बालों का। अभी सपोज प्रीत, मैं तेरे बालों की तारीफ कर रहा हूं, तो अब ये तो नहीं कहूंगा तेरा एक एक बाल बड़ा अच्छा है। मैं तो क्या कलेक्टिव मास की बात करूंगा, जो तेरे मटेरियल तेरे सर पे, ये तो ना कहता प्रीत तेरा एक एक बाल बहुत अच्छा है, मैं क्या कहूंगा तेरे जो सर पे मटेरियल है दैट इज गुड। तो मैंने क्या किया, मैंने उन चीजों को कंसिडर किया जो साथ में जुड़ी हुई हैं, एक कलेक्टिव एंटिटी है। तो इसलिए हम उसको अनकाउंटेबल मानते हैं, और हम क्या कहते हैं, योर हेयर इज गुड। ये नहीं कहते योर हेयर्स आर गुड। प्रीत, हाँ जी सर। हेयर्स तो नहीं ठीक करी, समझ गई? हाँ जी। तो योर हेयर इज गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि सर के बाल क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, वो कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं और वो मटेरियल बन चुके हैं, तो इसलिए हेयर्स गलत है, हेयर ठीक है, योर हेयर इज गुड। लेकिन सपोज मैंने अपने सर के 3 बाल तोड़ के अपने हाथ पे रख दिए, तो अब क्या एक बाल ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, सॉरी 4 बाल हैं। तो यहाँ पे अब ये एक कहते यूनाइटेड थिंग नहीं रहे, ये क्या बन गए, अलग अलग बन गए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि देयर आर 4 हेयर्स, 4 हेयर्स। अब हेयर्स हो जाएगा, अब हेयर लिखोगे तो गलत है। क्लियर है हाँ जी सर। सुखपाल मैम? Yes, sir. अभी जैसे सपोज 3 ईंटें पड़ी हैं, तो मैं क्या कहूंगा, देर आर 3 ब्रिक्स। लेकिन उन्हीं ईंटों को यूज करके कमरा बना दिया, तो जो ईंटें आपस में जुड़ गई हैं, मतलब ऑफ कोर्स 3 से तो नहीं, सारी ईंटों को। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस रूम इज मेड ऑफ ब्रिक्स, गलत, वो आपस में जुड़ चुकी हैं। तो करेक्ट वर्जन क्या होगा, दिस रूम इज मेड ऑफ ब्रिक। अब वो मटेरियल नाउन के मटेरियल बन चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये शायद पहले नहीं पता होगा सुखपाल में, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, इसलिए मैं Yes, sir.
Sir, I want to ask one thing. Like, आवाज कट रही है those who were doing their, मैम, आवाज कट रही, दोबारा पूछना एक बार। like, if we want to use hair for many girls, like they were drying their hair in the sun, is it right, or hairs in the sun? No, again hair, not hairs, because the elements are not being dried, but collective masses. Okay. Read this. But again, इन स्पीकिंग नोट भी नहीं होएगा कि नोट भी नहीं होगा कि क्या बोला, कि ब्रिक बोला कि ब्रिक्स बोला, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। राइटिंग में मुझे लगता है कि ये चीज नोट हो सकती, कि इसको मटेरियल नाउन और कहते काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन में फर्क पता कि नहीं पता। क्लियर है दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, चलो ये अभी के लिए काम करें, इसको कोई बात कर लेंगे, ये जरूरी है। इफ कंडीशनल्स, और एक सेकंड में देख लो क्या क्या है। शुड कंडीशनल्स रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, चलो ये तीनों कराता हूँ। तो जो डिलीट किया उसका कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है सिचुएशन में, तो फिर कभी कर लेंगे, ज्यादा लंबा ना हो जाए। इंग्लिश में 3 कंडीशनल्स होते हैं, और अच्छा, आप तीनों को ना मैं 3 सिचुएशन दे रहा हूँ, लिखो अपनी अपनी नोटबुक पर, मैं इसके बाद आपसे पूछता हूँ, मैं थोड़ा टाइप कर लूँ, तो मैं ट्रांसलेशन पूछूंगा। तीन नहीं, चलो चौथा कंडीशनल भी कर लेते हैं, जो होता है जीरो कंडीशनल। बट लिखो पहली एग्जांपल, पहली हिंदी लिखो, फिर उसकी इंग्लिश जो आपने बतानी, कि मैं शिमला जा रहा हूँ, अगर वहां बारिश हुई तो मैं होटल चला जाऊंगा। मैं शिमला जा रहा हूँ, अगर वहां बारिश हुई तो मैं होटल चला जाऊंगा। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी लिखो कि अगर तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे वापस थप्पड़ मारूंगा। अगर तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे वापस थप्पड़ मारूंगा। और तीसरा लिखो, अगर मैं खाना बनाता तो बेहतर बनाता। अगर मैं खाना बनाता तो बेहतर बनाता। करो, इन तीनों को ट्रांसलेशन में पूछता हूँ अभी। फिर ख्याल के डिफरेंस से डरने की जरूरत नहीं, अब मॉडर्न इंग्लिश में नोट भी नहीं होता, बस फिर भी लिख रहा हूँ ताकि दोनों में से कोई भी आए तो समझ जाना कि दोनों ठीक है।
वो थर्ड होता है, सॉरी। चलो इसको थर्ड कर देंगे। एक सेकेंड कॉल। अब जो जो आपने बनाया मैच करना, जो मैं बोल लूंगा उनसे मैच करता है कि नहीं। यार फोन आ गया। देखो जैसे जीरो कंडीशनल, जैसे मैं कहता, आवाज आई ना आप दोनों को, सतपाल मैम, प्रीत? हाँ जी सर। Yes. ठीक है, जैसे मैंने कहना है कि अगर तुझे खाना खाना है तो तू खा। तो इफ यू वांट टू ईट फूड, यू ईट इट, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू ईट फूड, यू ईट इट। उल्टा करके भी लिख सकते हो। जैसे मैं ये जो उल्टा वाला सीन है सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यू ईट फूड if you want to eat it। जब if वाला पार्ट बाद में लगता तब कॉमा नहीं आता, याद रखना। Okay. अभी जीरो कंडीशनल के बाद चलो फर्स्ट कंडीशनल नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। शुड कंडीशनल आज करते ही नहीं, ज्यादा हो जाना है। नॉट ओनली बट ये चलो बाद में ही कर लेंगे। वजह से मैं किसकी बात कर रहा था, फर्स्ट कंडीशनल की। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल या शैल। ये कंडीशनल तब यूज होता है जब हम फ्यूचर में कोई कंडीशन लगाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा कर लूंगा। जो इफ का मतलब ही क्या होता है, अगर। तो जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी कि मैं शिमला जा रहा हूँ, अगर वहां बारिश हुई तो मैं होटल चला जाऊंगा। तो देखो वहां पर जो प्रिडिक्शन थी वो किसकी थी, फ्यूचर की थी ना। तब ये वाला कंडीशनल यूज होता है। तो आई एम गोइंग टू शिमला if it rains there, I shall go to a hotel। I'm going to Shimla
If it rains there, I shall go to a hotel. उसी तरह अगर सेकंड कंडीशनल की बात करें, वो बताता है प्रेजेंट की कंडीशंस को, जो प्रेजेंट की शर्तें हैं। लेकिन उसका रूल क्या होता है? इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड या शुड। जैसे वो वाला फ्यूचर थप्पड़ वाला। अब ये थोड़ा ना कि फ्यूचर में थप्पड़ मारने कंपटीशन रखेंगे, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुझे वापस थप्पड़ मारूंगा। ये तो अभी का है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोलना है कि इफ यू स्लैप्ड मी आई वुड स्लैप यू। इसमें पास्ट लगना है, लेकिन इसको उल्टा भी कर सकते हो, आई वुड स्लैप यू इफ यू स्लैप्ड मी। बस वही है कि उसमें फिर कॉमा नहीं आएगा। क्लियर है प्लीज? Yes, sir. सतपाल मैम। यस सर। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। मैम I'm going शैल ਤੇ विल ਦਾ ना जो फर्क है, जो फर्क है वो अब एलिमिनेट ही हो गया। वो ऐसे यहाँ बेस्ट तो शैल ही है अगर ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंगली भी जाएं। विल होता यूज जब हमने कुछ सब्जेक्ट्स को ना इंग्लिश में दो कैटेगरीज में रखा जाता है। जब हमने विल शैल में डिफरेंशिएट करना, चलो मैं करा ही देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलो ऐसे मन में डाउट रहेगा। देखो पास्ट तो हो चुका है, प्रेजेंट चल रहा है, तो ये तो इनकी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एक कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, तो पता नहीं होना भी है कि नहीं। तो इसलिए हम दो तरह की बातें करते हैं। या तो हम बात करते हैं इंडिकेट, या फिर शो करते हैं उसके लिए डिटर्मिनेशन। एक सेकेंड। जैसे मेरे को कोई कह रहा है काम कर ले, मैं कहता हूँ कर लूंगा, सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वो होती इंडिकेशन। और अगर मुझे कहता है काम कर ले और मैं कह जाऊंगा कर लूंगा, तंग ना कर, वो डिटर्मिनेशन या एंगर आ जाता है। इंडिकेशन के टाइम पे आई वी लेता है शैल, तो बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ आता है विल। डिटर्मिनेशन के टाइम पे आई वी लेता है विल, और बाकियों के साथ क्या आता है? शैल। जैसे मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। लेकिन सपोज मुझे कोई तंग करके खाना खा ले, मैं खिंच गया हूँ, मैं खा लूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? आई विल ईट फूड। लेकिन सपोज करो यहाँ आई की जगह ही होता, तो फिर ये वाले रूल्स लगने थे, ये जो साइड वाले। क्लियर है मैम, सतपाल मैम? यस सर। लेकिन ये कोई नोटिस भी नहीं करेगा, वहां विल भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना एज इन, बट चलो फिर भी डाउट ना रहे इसलिए मैंने कर दिया। अब जो थर्ड कंडीशनल था, तो देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं खाना बनाता तो बेहतर बनाता। इफ आई हैड कुक्ड फूड आई वुड हैव कुक्ड इट बेटर। I had cooked the food
I would have cooked it better. इसकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत क्या कॉम्प्लेक्स, इसकी एक अलग कहते, इसका अलग वर्जन भी यूज होता है आजकल, हैड आई कुक्ड द फूड, लेकिन छोड़ो उसको। इफ आई हैड कुक्ड द फूड आई वुड हैव कुक्ड इट बेटर, उल्टा भी कर सकते हैं, आई वुड हैव कुक्ड द फूड बेटर इफ आई हैड कुक्ड इट। स्टार्टिंग से रिवाइज कराता, रुको, इफ कंडीशनल्स को। तो पहले जो जीरो कंडीशनल था, कि अगर तुझे खाना है तो खा ले, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ यू वांट टू ईट फूड यू ईट इट, यू ईट फूड इफ यू वांट टू ईट इट। मतलब इफ वाला पार्ट अगर पीछे चले जाए तो वो नहीं लगती, वो कॉमा लगता। फर्स्ट कंडीशनल बताता है अपना फ्यूचर की कहते हैं शर्तों को या कंडीशंस को। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल या शैल इसका रूल है। तो जैसे मैं शिमला जा रहा हूं, अगर बारिश हुई तो होटल चला जाऊंगा, कंडीशन अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए है। तो आई एम गोइंग टू शिमला, इफ इट रेन्स देयर आई शैल गो टू अ होटल। उसी तरह सेकंड कंडीशनल आज की कंडीशंस बता रहा है कि अगर तुम्हें थप्पड़ मारा तो वापस थप्पड़ मारूंगा, अभी के लिए कह रहा हूं। तो इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड या शुड, इफ यू स्लैप्ड मी आई वुड स्लैप यू। प्रीत क्लियर है यहां तक? सतपाल मैम, प्रीत चली गई? Yes, sir. आपको क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी सर, क्लियर। उस तरह थर्ड कंडीशनल था इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड या शुड हैव। ये होता है पास्ट की कंडीशंस के लिए कि अब खाना तो बन चुका है ना। मैं कह रहा हूं अगर मैं बनाता तो बेहतर बनाता, तो इफ आई हैड कुक्ड द फूड आई वुड हैव कुक्ड इट बेटर। ये बैंड 9 सेंटेंस है, इससे ज्यादा लंबा करो या कॉम्प्लेक्स करो मार्क्स घटने शुरू हो जाते हैं। और जो विल शैल का डिफरेंस था, क्यों बोला था फ्यूचर एक प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ तो इंडिकेट करते बात, यहाँ उसके लिए डिटर्मिनेशन शो करते हैं। दो कैटेगरीज में रख लो सब्जेक्ट्स को, आईवी है तो इंडिकेशन शैल, डिटर्मिनेशन विल। बाकी हैं तो इंडिकेशन विल और डिटर्मिनेशन शैल। आई शैल ईट फूड, आई विल ईट फूड, पहला मैं खाना खा लूंगा, और दूसरा क्या था, बस करो खा लूंगा, डिटर्मिनेशन। ही होता तो उल्टा हो जाता। शुड कंडीशंस मैंने लिखा हुआ था, लेकिन मैं बाद में करूंगा, अभी मिक्सअप ज्यादा ना हो जाए। ये लास्ट पॉइंट आज का कि ग्रामर का, कि ये चीजें ना अनकाउंटेबल हैं, जो जनरली मैं देखता हूँ आर्टिकल्स लगा देते हो एन, मत लगाओ उसमें। ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ ना तो कोई क्वांटिफायर लगाना है ए एन, वन, मैनी, ना ही इनके कभी प्लूरल बनाने हैं। ये जितने वर्ड्स लिखे हैं, ये गेम्स में सारियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आई प्ले अ क्रिकेट गलत, आई प्ले क्रिकेट। वेदर वर्ड है, अनकाउंटेबल होता है। इट्स अ गुड वेदर गलत, इट्स गुड वेदर, इट्स प्लेजेंट वेदर, ठीक है। एडवाइस, आई हैव एन एडवाइस गलत, आई हैव एडवाइसेस गलत। ये कह सकते हो कि आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर आई हैव पीसेस ऑफ एडवाइस। उसी तरह इंफॉर्मेशन, न्यूज, मेरे को लिख देते हैं कई स्टूडेंट्स की देयर आर न्यूज या फिर देयर इज अ न्यूज, गलत, दोनों ही गलत है। देयर इज सम न्यूज ठीक है, देयर इज न्यूज ठीक है। पोएट्री, मैथमेटिक्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, एविडेंस, सीनरी, अकोमोडेशन, लव, जितने भी इमोशंस है सारे अनकाउंटेबल होते हैं। शुगर, ये जितनी भी मटेरियल चीजें होती हैं ये भी अनकाउंटेबल होती है। ठीक है। Yes, sir. यस सर।